और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी अरमान की है, जो अपने बीमार पिता से मिलने के लिए रात के अंधेरे में टैक्सी यात्रा पर निकलता है। रास्ते में उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गाड़ी में एक रहस्यमय आकृति का दिखना और एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत का सामना। जैसे जैसे रात गहराती है, अरमान और उसका ड्राइवर इमरान एक खतरनाक आत्मा का शिकार बनते हैं, जो उन्हें इस सुनसान सड़क पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या वे इस रात से बच सकेंगे या हमेशा के लिए खो जाएंगे? तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी 1998 की एक सर्द रात की है। मेरा नाम अरमान है और मैं कराची में एक छोटा व्यापारी हूँ। मेरे पिता पेशावर में रहते हैं और उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने मुझे फोन पर बताया कि अब उनकी हालत नाजुक है और मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा। मैंने रात के करीब 11 बजे का वक्त था जब मैंने एक टैक्सी बुलवाई। मेरे पास ट्रेन या बस का इंतजार करने का समय नहीं था, इसलिए मैंने टैक्सी में लंबा सफर तय करने का फैसला किया। टैक्सी ड्राइवर का नाम इमरान था, एक दुबला पतला 40 साल का आदमी जो बार बार अपनी बीड़ी जलाता और धुएं के साथ अजीब तरह की खामोशी में खो जाता। मैंने उसे अपने पिता के बारे में बताया और उसने बिना कोई सवाल पूछे गाड़ी बढ़ा दी। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। सड़कें सुनसान थी और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था। रास्ते में इमरान ने अचानक एक छोटा सा गांव पार करते समय गाड़ी धीमी कर दी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, भाईजान, पेट्रोल थोड़ा कम है। अगले 10 से 15 किलोमीटर के बाद हमें एक ढाबा मिलेगा, वहां से भरवा लेंगे। मैं सहमत हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब बेचैनी दिख रही थी। जैसे ही हम ढाबे के पास पहुंचे, वहां सब कुछ बेहद सुनसान और अजीब सा लगा। ढाबे पर सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ था, जिसकी आंखें गाड़ी की हेडलाइट्स से चमक रही थीं। इमरान ने मुझसे कहा, आप नीचे मत उतरिए, मैं पेट्रोल भरवा कर आता हूं। मैं खिड़की के पास बैठा बैठा उस अजनबी आदमी को देख रहा था, जो बिना पलक झपकाए हमें घूर रहा था। रात का समय था और ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर घुस रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी जैकेट पीछे की सीट पर छूट गई है। मैंने जैसे ही मुड़कर जैकेट उठाने की कोशिश की, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। इमरान वापस आया और उसने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन अब उसकी खामोशी और गहरी हो गई थी। मैंने उससे पूछा, सब ठीक है ना? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, भाईजान, बस दुआ कीजिए कि हम सही सलामत पहुंच जाएं। सफर लंबा था और मैं थकावट के कारण झपकी लेने लगा, लेकिन हर बार जब मेरी आंखें बंद होती तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई धीमी आवाज में मेरा नाम पुकार रहा हो, अरमान, अरमान। मैंने इमरान से पूछा, क्या आपने कुछ कहा? उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। हम जब कोहाट के पास पहुंचे तो गाड़ी की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। इमरान ने गाड़ी रोक दी और कहा, भाईजान, लगता है बैटरी में कुछ दिक्कत है। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और गाड़ी से बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी। जैसे ही मैं गाड़ी से दूर गया, मुझे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इमरान ने आवाज दी, भाईजान, जल्दी वापस आइए, यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी की तरफ बढ़ा, मुझे गाड़ी के शीशे में कुछ दिखा। मेरी सीट पर कोई बैठा हुआ था। मैंने जब गाड़ी की खिड़की के शीशे में देखा तो दिल की धड़कन रुक सी गई। मेरी सीट पर कोई बैठा हुआ था, धुंधली आकृति में एक आदमी। उसके चेहरे पर सिर्फ परछाई थी, लेकिन उसकी आंखें जलते कोयले की तरह चमक रही थीं। मैंने ठंडी सांस लेते हुए खुद को समझाने की कोशिश की कि यह मेरी थकावट का असर है। इमरान ने झुंझलाते हुए कहा, भाईजान, आप गाड़ी में बैठिए, यहां ज्यादा देर खड़े रहना सही नहीं है। यह इलाका अजीब है और देर रात यहां गड़बड़ हो सकती है। मैंने अपनी घबराहट छुपाई और गाड़ी में जाकर बैठ गया। पर जैसे ही दरवाजा बंद किया, मुझे लगा सीट पर जो धुंधली आकृति थी वो मेरी जैकेट के साथ गायब हो चुकी है। समय करीब रात के 2 बजे का था। हम कोहाट से आगे बढ़ चुके थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे और सड़क के दोनों ओर घने पेड़ कतार में खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ हमारी तरफ देख रहा हो। रास्ते में इमरान बार बार मिरर में देखता। मुझे महसूस हो रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम बार बार पीछे क्यों देख रहे हो? उसने हल्की आवाज में कहा, कुछ नहीं भाईजान, आपको ऐसे ही लग रहा है। लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। हमें सड़क किनारे एक औरत दिखी, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, सड़क के बीचों बीच खड़ी। इमरान ने अचानक ब्रेक मारा और गाड़ी रुक गई। क्या हुआ? मैंने घबराते हुए पूछा। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, भाईजान, वो देखिए, आपको भी दिख रही है ना? मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा। औरत वहीं खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने एक झटके में अपना सिर हमारी तरफ घुमा दिया।
उसका चेहरा पूरी तरह काला था और उसकी वो आंखें जैसे अंधेरे में चमक रही थीं। इमरान ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और हमें वहां से भगाया। मैंने उससे पूछा, यह क्या था? ये औरत कौन थी? उसने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, भाईजान, इस सड़क पर कई साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है। कई गाड़ियां इस इलाके में गायब हो चुकी हैं। जैसे ही हम सड़क के सुनसान हिस्से से आगे बढ़े, गाड़ी के अंदर ठंडक बढ़ने लगी। इमरान ने हीटर चालू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी सांसें थमने लगी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा और गाड़ी खाली थी। यह करीब 3:30 का वक्त था। हम डेरा इस्माइल खान के करीब पहुंच रहे थे। इमरान ने कहा, बस अब थोड़ी दूर और है, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही गाड़ी अचानक बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी छा गई। इमरान ने गाड़ी से उतरकर बोनट चेक करना शुरू किया। मैं अंदर बैठा मोबाइल की टॉर्च से इधर उधर देख रहा था। तभी मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, अरमान, अरमान। इस बार आवाज साफ थी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलकर इमरान को बुलाया, लेकिन वो वहां नहीं था। मैंने इमरान को चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन वह गाड़ी के पास नहीं था। सड़क के दोनों तरफ गहरी खाई और ऊंचे पेड़ थे। घने अंधेरे में हल्की हवा के साथ सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ ठंडे हो गए थे। घड़ी देखी, रात के 3:45 थे। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर आवाज लगाई, इमरान, कहां हो? आवाजें चारों तरफ गूंज कर लौट आईं। अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ रही थी। मैंने गाड़ी से थोड़ा आगे बढ़कर सड़क किनारे देखा, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक पीछे से गाड़ी का इंजन खुद ही स्टार्ट हो गया। मैंने घबराकर गाड़ी की तरफ देखा। कोई भी ड्राइविंग सीट पर नहीं था, लेकिन इंजन चालू था। मैं पीछे भागकर गाड़ी के पास पहुंचा। तभी गाड़ी का हॉर्न जोर जोर से बजने लगा। मैंने दरवाजा खोला, अंदर झांका। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था, लेकिन पीछे की सीट पर वहां किसी का हल्का सा झुका हुआ सिर दिखा। मेरी सांस अटक गई। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर पीछे की सीट की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन पीछे की सीट गीली थी, जैसे किसी ने वहां बैठकर पानी टपकाया हो। मैंने घबराकर इमरान को फिर से आवाज दी, लेकिन अब तक वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ने की सोची। तभी सड़क पर थोड़ी दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के हाथ में लालटेन हो। मैंने हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। पास पहुंचने पर देखा, एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे बोला, बेटा, रात में यहां रुकना ठीक नहीं, जल्दी निकल जाओ। मैंने हकलाते हुए पूछा, इमरान, मेरा ड्राइवर कहाँ है? आपने उसे देखा है? बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मेरी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। मैंने फिर पूछा, लेकिन उसने सिर्फ एक दिशा में इशारा किया। वहां देखो, उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने उस दिशा में देखा। सड़क के किनारे एक झाड़ी के पास कुछ हिलता हुआ दिखा। मैंने डरते डरते लालटेन को बूढ़े आदमी से लेने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसे छुआ तो मेरी उंगलियां किसी ठंडी हवा से गुजर गईं। लालटेन मेरे हाथ से नीचे गिर गई और बुझ गई। अब मेरे पास सिर्फ मोबाइल की टॉर्च थी। मैंने झाड़ी के पास जाकर देखा। वहां इमरान बेसुध पड़ा था। उसके चेहरे पर खरोंचें थीं और उसकी शर्ट फटी हुई थी। मैंने उसे हिलाया, इमरान, उठो, ये जगह ठीक नहीं है। उसने आंखें खोली और धीरे से कहा, भाईजान, वो वापस आ गई है। कौन? मैंने पूछा। उसने कांपते हुए कहा, जो इस सड़क पर कभी नहीं छोड़ेगी। कोई भी जो यहां से गुजरता है। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। अब समय रात के करीब 4:15 हो चुका था। मैंने इमरान को खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने का फैसला किया। जैसे तैसे हम गाड़ी के पास पहुंचे। मैंने इमरान को पीछे की सीट पर लिटाया और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन पहली बार में चालू नहीं हुआ। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी रियर व्यू मिरर में मुझे वही औरत दिखी। इस बार वह गाड़ी के पास खड़ी थी, बिल्कुल मेरे दरवाजे के बाहर। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें मुझसे सीधे मिल रही थीं। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोलने की कोशिश की। मैंने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से सड़क पर दौड़ा दी। इमरान अभी पीछे बेसुध पड़ा था और मैं बुरी तरह डर गया था, लेकिन उस औरत की परछाई अब भी मेरे मिरर में दिख रही थी, जैसे वह गाड़ी के साथ दौड़ रही हो। कहानी जारी है। मैंने गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ा दी। सड़क संकरी थी और अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी फीकी लग रही थी। घड़ी रात के 4:30 पर थी। मैं बार बार मिरर में देख रहा था और हर बार ऐसा लगता जैसे वह परछाई और पास आ रही हो। इमरान पीछे बेसुध पड़ा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे वह किसी डरावने सपने में फंसा हो। हम लकी मार्बल फैक्ट्री के करीब से गुजर रहे थे।
यह इलाका पूरी तरह वीरान था। सड़क के दोनों तरफ सुनसान खेत फैले हुए थे। अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप भारी होने लगा। मैंने पूरा जोर लगाया, लेकिन गाड़ी धीमी पड़ने लगी। तभी सामने एक औरत की परछाई दिखी, जिसने अपने दोनों हाथ फैलाए हुए थे, मानो रास्ता रोक रही हो। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी पहले ही रुक चुकी थी। ठंड इतनी तेज हो गई थी कि मेरे हाथ सुन्न पड़ने लगे। बाहर की हवा अजीब तरह से आवाज कर रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे बड़बड़ा रहा हो। इमरान पीछे से कराहते हुए बोला, भाईजान, हम बच नहीं पाएंगे। ये हमें छोड़ने वाली नहीं है। मैंने गुस्से और डर के बीच चिल्लाकर कहा, कौन? आखिर कौन है ये? इमरान ने डरते हुए जवाब दिया, इस रास्ते पर जो भी सफर करता है वो सब कुछ देखती है, कोई नहीं बचता। तभी गाड़ी की खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। मैं कांपते हुए खिड़की की तरफ देखता हूं। बाहर वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और वह कुछ बोल नहीं रही थी। उसने खिड़की पर अपने नाखूनों से लकीरें खींचनी शुरू कर दी। नाखून कांच पर घिसने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने डरते हुए खिड़की पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, क्या चाहिए तुम्हें? हमें जाने दो। लेकिन वह और जोर से खिड़की खटखटाने लगी। तभी इमरान ने धीमी आवाज में कहा, दरवाजा मत खोलना। जो भी हो जाए, ये बस डराने की कोशिश कर रही है। अगर दरवाजा खुला तो ये हमें नहीं छोड़ेगी। सड़क के दूसरी तरफ हलचल हुई। मैंने देखा कि झाड़ियों से एक और आकृति बाहर आ रही थी। इस बार यह एक आदमी था, बेहद लंबा और झुका हुआ। उसके पैरों के बजाय सिर्फ परछाई हिल रही थी। वह हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। सुबह होने में अभी करीब 45 मिनट बाकी थे। इमरान ने बताया कि सुबह होते ही इन चीजों का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ डर और गहरा हो रहा था। मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। भाईजान, इमरान ने कमजोर आवाज में कहा, आपको कुछ याद है? उस ढाबे पर कुछ गलत हुआ था, वहां कुछ छूट गया था। मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। उसने कहा, हमने उस आदमी को देखा था जिसने हमें घूरा था। उसने कुछ दिया था, याद है? तभी मेरी जेब में कुछ टकराया। वह एक छोटा कागज का टुकड़ा था जो उस ढाबे पर बैठे आदमी ने मुझे दिया था। मैंने हड़बड़ाते हुए उसे निकाला। उस पर लिखा था, जो इस रास्ते पर आता है उसे अपनी कीमत चुकानी होती है। कागज का स्पर्श मेरे हाथों में जलन पैदा कर रहा था। मैंने घबराकर उसे गाड़ी के बाहर फेंका, लेकिन फेंकते ही खिड़की पर खड़ी औरत तेज चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। गाड़ी अचानक झटके से स्टार्ट हो गई। मैंने पूरे जोर से एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी, पर ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी किसी भारी चीज को खींच रही हो। इमरान पीछे से बार बार कह रहा था, ना रुको भाईजान, चाहे जो हो, गाड़ी मत रोको। सड़क का यह हिस्सा अब और डरावना हो चुका था। एक घने जंगल के बीच से होकर गुजरने लगा। घड़ी में सुबह के 5 बजने वाले थे। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? गाड़ी तेजी से अंधेरे जंगल के बीच दौड़ रही थी। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और रहस्यमयी सरसराहट थी। घड़ी में सुबह के 5:10 थे, लेकिन रात का अंधेरा अब भी वैसा ही घना और भयावह था। इमरान पीछे बेसुध पड़ा था। उसकी हल्की हल्की कराहें अब मेरी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। मैंने बार बार मिरर में देखा। वो औरत अब दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। सड़क के किनारे लगे बन्नू से 50 किलोमीटर के बोर्ड ने थोड़ी उम्मीद दी, लेकिन जैसे ही मैंने सड़क पर ध्यान दिया, अचानक कुछ अजीब हुआ। गाड़ी का स्टीयरिंग एकदम भारी हो गया और हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। इमरान ने पीछे से कमजोर आवाज में कहा, भाईजान, वो फिर आ रही है। इस बार अगर रुके तो हम बचे नहीं रहेंगे। उसकी बात सुनते ही मैंने हिम्मत जुटाई और गाड़ी को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश की। तभी खिड़की पर हल्की थपथपाहट हुई। मैंने टॉर्च जलाकर बाहर देखा। सड़क के किनारे एक बच्चा खड़ा था। वह सफेद कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखें चमक रही थी। उसने अपना हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। मैंने तुरंत गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही गाड़ी बच्चे के पास से गुजरी, वह अचानक सामने आ गया। मैंने जोर से ब्रेक मारे। गाड़ी रुक गई और अंदर घुप अंधेरा छा गया। अब केवल मेरी मोबाइल की टॉर्च काम कर रही थी। मैंने इमरान को पीछे देखा। वह बिल्कुल चुप हो चुका था, जैसे वह डर के कारण बोलने की ताकत खो बैठा हो। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर देखा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। ठंडी हवा के साथ अजीब सी सुगंध महसूस हो रही थी, जैसे कोई जलता हुआ कपूर हो। बच्चा अब गाड़ी के सामने खड़ा नहीं था, लेकिन उसकी परछाई सड़क पर साफ दिख रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ चलने लगा। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने घबराकर मुड़कर देखा। इमरान खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, वो यही है। उसने हमें देख लिया है। अब हम बच नहीं सकते। मैंने इमरान का हाथ पकड़ा और गाड़ी में वापस जाने को कहा। जैसे ही हम गाड़ी में बैठने लगे, किसी ने जोर से गाड़ी के ऊपर झपटने की आवाज की। मैंने ऊपर देखा। एक परछाई गाड़ी की छत पर बैठी थी।
उसके लंबे बाल छत से लटक रहे थे और उसके नाखून गाड़ी के मेटल को खरोंच रहे थे। इमरान ने डर से कांपते हुए कहा, भाईजान जल्दी से गाड़ी भगाइए, ये छूटने वाली नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाकर गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर पर पूरा जोर लगाया। गाड़ी अचानक झटके से आगे बढ़ गई। पीछे से अजीब तरह की चीख सुनाई दी, जैसे कोई हमें रुकने के लिए कह रहा हो। रास्ता अब ज्यादा खतरनाक हो चुका था। सड़क उबड़-खाबड़ थी और दोनों तरफ पेड़ अब एक के बाद एक गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। सुबह के 5 बज चुके थे। अब रोशनी की हल्की किरणें दिखने लगी थी, लेकिन उस रोशनी के साथ जंगल के पेड़ और परछाइयां और डरावनी लग रही थी। इमरान ने कहा, बस थोड़ी और दूर, अगर सूरज निकल आया तो हम बच सकते हैं। तभी गाड़ी एक बार फिर बंद हो गई। इंजन ने किसी भी हालत में स्टार्ट होने से मना कर दिया। हम सड़क के बीचों बीच फंसे हुए थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और जंगल की आवाजें थीं। इमरान ने कहा, भाईजान गाड़ी से बाहर मत निकलना, जो भी हो जाए गाड़ी में ही रहना। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे वही बच्चा खड़ा था जो पहले दिखाई दिया था। इस बार उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उसकी आंखें अब और चमक रही थी और उसने धीरे धीरे हमारी तरफ चलना शुरू किया। मैंने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका। वह बच्चा अब गाड़ी के बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी लालटेन की रोशनी अजीब तरह से झिलमिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी के साथ उसकी परछाई हर दिशा में फैल रही हूं। इमरान ने डर से मेरी बांह पकड़ी और बुदबुदाते हुए कहा, भाईजान ये वही है जिसने सबकी जान ली है। इसे पहचान लो और अपनी आंखें बंद कर लो। सुबह के करीब 5:50 हो चुके थे। सूरज की पहली किरणें अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन इंजन में हल्की गुर्राहट के अलावा कुछ नहीं हुआ। बच्चा अब खिड़की के सामने खड़ा था। उसकी आंखों से अजीब सा रोशनी का घेरा निकल रहा था। उसने अपनी लालटेन उठाई और गाड़ी के शीशे पर रख दी। लालटेन से निकलती रोशनी सीधे मेरे चेहरे पर पड़ी। अचानक मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी छवियां उभरने लगी। मैंने खुद को एक बड़े मैदान में खड़ा पाया। मेरे चारों ओर आग की लपटें थीं और उन लपटों के बीच वही बच्चा खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुमने क्यों मुझे रोका? उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि मेरे पूरे शरीर में झुर्रियां दौड़ गईं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने डरते हुए पूछा। बच्चे ने ठंडी आवाज में कहा, इस सड़क पर जो भी आता है वह अपना कर्ज चुकाता है। अब तुम नहीं बचोगे, कोई भी नहीं बचता। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। मैं गाड़ी के अंदर वापस आ गया। इमरान मुझे झकझोरते हुए चिल्ला रहा था, भाईजान होश में आइए, वो हमें खत्म कर देगा। मैंने तुरंत खिड़की पर लालटेन की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को स्टार्ट किया। इस बार इंजन गुर्राने के बाद चालू हो गया। मैंने बिना वक्त गंवाए गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया। बच्चा अब सड़क के बीच खड़ा था, लेकिन मैंने इस बार रुकने की हिम्मत नहीं की। मैंने उसे टक्कर मारने के इरादे से गाड़ी और तेज कर दी। जैसे ही गाड़ी बच्चे से टकराने वाली थी, वह अचानक गायब हो गया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। इमरान पीछे कांपते हुए बैठा था और बार बार बुदबुदा रहा था, वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। मैंने उससे पूछा, तुम जानते हो ये सब क्या है? ये कौन है? इमरान ने कांपती आवाज में जवाब दिया, ये उस जगह का है। इस जंगल में जिसने भी रास्ता काटा वह वापस नहीं लौटा। ये बच्चा उसी की परछाई है। कुछ लोगों ने इसे यहां दफना दिया था और तब से यह हर किसी से बदला ले रहा है। वह गिनती करता है और उसकी गिनती पूरी होते ही उसकी बात खत्म होने से पहले ही गाड़ी में तेज झटका लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने गाड़ी को पीछे से खींच लिया हो। मैंने पीछे मिरर में देखा और मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। वही बच्चा गाड़ी के पिछले हिस्से से लटका हुआ था। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और वह अपनी पूरी ताकत से गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक्सीलेटर पर जोर दिया, लेकिन गाड़ी की रफ्तार कम हो रही थी। सड़क के किनारे लगे पेशावर 25 किलोमीटर के बोर्ड को देखकर मेरी हिम्मत थोड़ी बंधी, लेकिन गाड़ी का भारीपन बढ़ता ही जा रहा था। इमरान ने डर से चिल्लाते हुए कहा, भाईजान कुछ पढ़िए, कुछ बोलिए, यह हमें खींच लेगा। मैंने घबराकर अपने होठों पर कुछ बुदबुदाना शुरू किया। तभी बच्चा अचानक गाड़ी से नीचे गिर गया। गाड़ी की रफ्तार फिर से तेज हो गई। इमरान ने कहा, जल्दी कीजिए, सुबह होने में बस कुछ मिनट बाकी हैं। अगर हम समय पर यहां से निकल गए तो बच जाएंगे। सुबह के 6:10 चुके थे। आसमान थोड़ा उजाला होने लगा था, लेकिन सड़क पर अब भी अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही गाड़ी पेशावर के बाहरी इलाके में पहुंची, मेरी घड़ी अचानक बंद हो गई। सड़क पर कोहरा इतना घना हो गया कि हेडलाइट्स भी बेकार लगने लगी। तभी इमरान ने मुझे कुछ इशारा किया। वो देखिए, उसने कांपते हुए कहा। मैंने सामने देखा। सड़क के किनारे वही बच्चा फिर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके साथ कई और परछाई थीं। सड़क के किनारे खड़ी वो परछाइयां अब साफ नजर आने लगी थी। एक नहीं बल्कि 6-7 लोग थे। उनके शरीर धुंधले और असामान्य रूप से लंबे थे
और उनकी आंखें हरकत कर रही थी, जैसे वे गाड़ी के अंदर झांकने की कोशिश कर रही हों। सुबह के 6:15 चुके थे, लेकिन सूरज का उजाला अब भी गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इमरान ने डरते हुए कहा, भाईजान, ये वही लोग हैं जो भी इस सड़क पर मर चुका है, उनकी रूहें यहीं भटकती हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने गुस्से और डर के बीच उसे झिड़कते हुए कहा, तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? ये सब क्या हो रहा है? इमरान ने जवाब दिया, भाईजान, मैंने आपको पहले ही कहा था इस रास्ते पर कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरा भी यहां से गुजरना मजबूरी थी। उसकी बातों से मेरा गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन मैं समझ गया था कि अब समय बहस करने का नहीं है। गाड़ी के चारों तरफ अब वही परछाइयां घूमने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी गाड़ी को घेर रही हों। उनमें से एक परछाई ने गाड़ी का शीशा खटखटाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे कोई दरवाजे पर हथौड़ा मार रहा हो। इमरान, अब क्या करें? मैंने चिल्लाते हुए पूछा। उसने कांपते हुए कहा, गाड़ी मत रोकिए, जो भी हो गाड़ी मत रोकिए। मैंने पूरे जोर से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन गाड़ी जैसे किसी भारी वजन में फंसी हुई थी। उसकी रफ्तार बेहद धीमी हो चुकी थी। सड़क के दोनों तरफ घना कोहरा था। अब मुझे यह भी याद नहीं था कि हम पेशावर के कितने करीब हैं। सामने कोई बोर्ड नहीं दिख रहा था, सिर्फ उन परछाइयों की आवाजें गूंज रही थी। तभी अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। इमरान ने मुझसे कहा, भाईजान, हमें नीचे उतरना होगा, शायद इसे धक्का देकर बाहर निकाल सकें। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने दरवाजा खोला और बाहर उतरा। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगते ही मेरी हड्डियां जैसे जम गईं। गाड़ी को धक्का देना शुरू ही किया था कि पीछे से किसी ने मेरी कमर पर हाथ रखा। मैंने झट से पलट कर देखा। इमरान की जगह कोई और था। उसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था और उसकी आंखों से खून जैसा तरल बह रहा था। वह धीरे धीरे बोला, तुम यहां क्यों आए? मेरे पैर वहीं जम गए। गाड़ी के अंदर की लाइट अब भी जल रही थी। मैंने देखा कि इमरान अंदर बैठा हुआ था और जोर जोर से मेरे नाम चिल्ला रहा था। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था, लेकिन मेरे सामने जो खड़ा था वह कौन था? मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और भागकर गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, वो परछाई गाड़ी की खिड़की के शीशे पर अपने नाखूनों से खरोंचने लगी। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि मुझे लगा मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। इमरान जोर से चिल्लाया, भाईजान, गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी करो। मैंने हिम्मत जुटाई और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन एक झटके में चालू हो गया। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी। परछाइयां अब पीछे छूटने लगी, लेकिन मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे की सीट पर वही बच्चा बैठा हुआ था। इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी। इमरान, पीछे देखो, मैंने घबरा कर कहा। इमरान ने पलट कर देखा और चुप हो गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। गाड़ी अब पेशावर के करीब आ रही थी। सुबह के 6:30 थे। सूरज की हल्की रोशनी सड़क पर पड़ने लगी थी, पर जैसे ही पेशावर का बोर्ड नजर आया, गाड़ी के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, पीछे की सीट खाली थी, लेकिन बच्चे के निशान अभी भी सीट पर पड़े थे। इमरान ने धीरे से कहा, हम बच तो गए हैं, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। जो इस रास्ते से गुजरता है वह इसे हमेशा याद रखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। जैसे ही हम पेशावर शहर की सीमा में दाखिल हुए, सूरज धीरे धीरे अपनी रोशनी फैला रहा था। आसमान में हल्का नारंगी रंग नजर आ रहा था, लेकिन मेरे अंदर का अंधेरा अभी भी बरकरार था। गाड़ी का हर हिस्सा जैसे थक चुका था। इमरान चुपचाप बैठा था। वह न हिला न कुछ बोला। मैंने सड़क किनारे गाड़ी रोक दी। घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे। हल्की हल्की आवाजें आने लगी थी, पक्षियों की चहचहाहट और आसपास लोगों की हरकतें। मैंने इमरान को देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, अब सब ठीक है ना? उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में गहरी थकावट थी। उसने कहा, भाईजान, जो हमने देखा वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन शायद अब यह खत्म हो चुका है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक राहत की झलक भी थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर बच्चों का एक झुंड स्कूल की तरफ जा रहा था। यह सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। पेशावर की यह सड़क, जो अभी कुछ समय पहले इतनी डरावनी थी, अब आम जिंदगी से भरी हुई लग रही थी। सुबह के 7 बज चुके थे। मैं गाड़ी से बाहर निकला और सड़क के किनारे खड़ा हो गया। हवा अब ठंडी के बजाय हल्की गर्म लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस सफर का बोझ धीरे धीरे मेरे कंधों से उतर रहा हो। इमरान गाड़ी से बाहर आया और मेरे पास खड़ा हो गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भाईजान, हम जिंदा हैं, ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन मैं कभी वापस इस रास्ते पर नहीं आऊंगा। उसकी बात सुनकर मुझे भी महसूस हुआ कि इस सफर ने हमें कुछ ऐसा सिखा दिया है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हमने थोड़ी देर के लिए आराम करने का फैसला किया। सड़क के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहां बैठे हुए हमने चाय पी। दुकानदार ने हमें देखा और कहा, आप लोग बाहर से लग रहे हो, सब ठीक तो है?
मैंने उसकी बात को टालते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। सुबह के 7:30 चुके थे। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। चाय की दुकान से उठते हुए इमरान ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाईजान, जो भी हुआ उसे भूल जाना ही बेहतर है। मैंने उसकी बात को समझते हुए सिर हिलाया। हमने फिर से गाड़ी में बैठकर सफर शुरू किया। अब माहौल बिल्कुल अलग था। सड़कें साफ थीं, लोग चहल पहल में व्यस्त थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात का हर पल एक बुरा सपना था। पेशावर के पास पहुंचते ही मुझे अपने पिता का ख्याल आया। मैं उन्हें देखने के लिए बेचैन हो रहा था। इमरान ने मुझे अस्पताल के बाहर छोड़ा और धीरे से कहा, खुदा आपका साथ दे भाईजान। मैंने उससे शुक्रिया कहा और गाड़ी से उतरकर अपने पिता के पास भागा। अस्पताल में घुसते ही मैंने अपने पिता को देखा। वह थोड़ा कमजोर लग रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब वह खतरे से बाहर हैं। मैं उनकी ओर बढ़ा और उनका हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में राहत और प्यार था। उस पल मुझे समझ आया कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, न डर न खुशियां, लेकिन रिश्ते जो हमें डर के पार ले जाते हैं वे सबसे मजबूत होते हैं। यह सफर भले ही डरावना था, लेकिन इसने मुझे सिखाया कि डर और मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, परिवार और अपनों के प्यार के आगे वे छोटी लगती हैं। ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।